नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। 72 दिन हो गए कपकपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली के करीब मुख्तलिफ सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी है। वजह है मरकजी हुकूमत के जरिए मुतारिफ किए गए नए ज़रई कवानीन। नए कवानीन पर हुकूमत और किसानों का अलग अलग रुख है और इसी अलग रुख की वजह से किसान ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ने कवानीन वापस लेने होंगे, MSP पर कानूनी गारंटी देनी होगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशात जो अब तक नाफिज नहीं हुई हैं उन्हें नाफिज किया जाना चाहिए। दिन गुजरते गए, हुकूमत की तरफ से किसानों को समझाने की कोशिशें होती रहीं, अब भी हो रही हैं। किसान अपने मुतालबे पर अब भी अड़े हैं। मुल्क की सतह पर चक्का जाम का ऐलान किया है और कस्बा कस्बा गांव गांव महापंचायतें कर रहे हैं। वहीं मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में ज़रई कवानीन और किसानों के मुद्दे पर हुकूमत के नुमाइंदों और अपोजिशन जमातों के दरमियान तीखी बहस भी हो रही है। हुकूमत में शामिल वजीरों का कहना है कि किसानों को अपोजिशन जमातें वरगला रही हैं, उन्हें गुमराह कर रही हैं। यहां तक कि मुबाहिसे के दौरान वजीर ज़राअत की तरफ से खेती और खून का भी जिक्र आ गया। कांग्रेस इस बात पर भड़क गई। हमारे साथ भी मौजूद हैं बीजेपी तर्जुमान रमन मलिक और कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक दत्त। जानेंगे इन दोनों के रुख। आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में और ख़ास प्रोग्राम दो रुख में। तो मैं रमन मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा कि क्या ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि सरकार दबाव में है और शायद यही वजह है कि वज़ीर ज़राअत के ज़ुबान से या दूसरे और लोगों के ज़ुबान से अब बहुत दबाव वाला, बहुत तीखा और गुस्से वाला बयान निकल रहा है। क्या रुख है आपका? देखिए, सबसे पहली बात कि गुस्सा आना थोड़ा सा वाजिब हो जाता है जब हमारे देश के झंडे को, हमारी शान आन बान को फेंका जाता है। गुस्सा आना वाजिब हो जाता है जब इन जो प्रोटेस्ट है इसको मदद करने वाले वीडियो वायरल करते हैं बार बार, जहां तिरंगे को पांव के नीचे रौंदा जाता है, उसके ऊपर पानी डाल, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाई जाती है, उसके बरखिलाफी बोली जाती है। ये गुस्सा आना वाजिब है और हर हिंदुस्तानी को जिसको अपने मुल्क से प्यार है उसको गुस्सा आएगा। नहीं, आप ये सारी बातें किस तनाजुर में कह रहे हैं? आज जो पार्लियामेंट में जो बयान दिया गया वो बयान किसी एक आम इंसान से नहीं दिया गया। वो बयान जो है बहुत ही एक जिम्मेदार शहरी मुल्क के वजीर की तरफ से बात आई थी। तो सवाल सिर्फ इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या बहुत ज्यादा दबाव है जैसा अपोजिशन जमातें कह रही हैं? जनाब, मैं उसी पे आ रहा हूं जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। सुनिए, एक वल्चर पॉलिटिक्स, गिद्ध की राजनीति, ये जो है एक काम करने का तरीका कांग्रेस का बन चुका हुआ है। भट्टा पर सॉल्व हो, आपको याद होगा। उससे पहले दिग्विजय सिंह जी का आलम आपको याद होगा कि किसान इकट्ठा हुए थे मध्य प्रदेश में, 300 लोग मरे थे गोलियां खा के, याद है ना? उसके अलावा आपको बता देता हूं, 1995 से 2014 तक का आंकड़ा उठा के देखिए, 170 किसानों की रोना रो रहे हैं। 2,96,000 किसान इस समय में आत्महत्या करके मरे। क्यों मरे? क्योंकि इन किसानों को रोटी खाने का पैसा नहीं था, इन किसानों के बच्चों को जीने का पैसा नहीं था। ये 4,000 रुपए का अगर सामान लेकर जाते थे मंडी में तो इनके ऊपर 3,800 रुपए, 3,900 रुपए, 3,900 रुपीज तक का इनके ऊपर लगा दिया जाता था। 50-100 रुपए हाथ में थमा के वापस बेच दिया जाता था। क्या हमको उन किसानों की सुध नहीं लेनी चाहिए जिनके पास जीना मुश्किल दोहर हो रखा है, या हमको उन किसानों की सिर्फ सुध लेनी चाहिए जो 40-40 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते हैं? क्या उन किसानों की सुध लेनी चाहिए जिसके घर में बच्चे के पास पढ़ने के लिए लालटेन मुश्किल से होता था, उसको हमने लाइट दी
और या उन किसानों का देखना चाहिए जो किसानी के नाम पे आया हुआ बिजली कनेक्शन पे एयर कंडीशनर चला के सोते हैं। देखिए क्या सवाल यहीं से उठना शुरू होता है जो अपोजिशन जमाते हैं इसी बात को लेकर आपसे सवाल करती हैं कि अगर किसी के पास किसी की मेहनत की कमाई उसे मिल रही, उसके पास अगर 40 लाख की गाड़ी है तो इस पर नजर क्यों जाती है? जहां मौत होती है, सुनिए जनाब, जहां पे मौत होती है, जहां पे हत्या होती है, जहां पे खून बहता है, वहां कांग्रेस राजनीति करती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे खून बहा हो और उस खून के ऊपर, उस शहादत के ऊपर, उस मौत के ऊपर इन्होंने बैठ के अपनी राजनीति ना करी हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। रमन मलिक साहब, देखिए जहां तक मैं समझता हूं, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि आपका जवाब सीधे तौर पर जिस पार्टी के नुमाइंदों के ऊपर आप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अपोजिशन का काम क्या होता है आप बता दीजिए। क्या आपकी पार्टी अपोजिशन में थी तो क्या आपकी पार्टी के नेता ये नहीं कहते थे कि फलां साहब को चूड़ियां भेज देनी चाहिए? क्या हो रहा है सरहद पर, फलां को जो है सिलेंडर सर पे लेके क्या एहतजाज आपके पार्टी के लोग नहीं किया करते थे? प्याज की माला पहन के आपके पार्टी के लोग एहतजाज नहीं किया करते थे? तो अपोजिशन का तो काम भी यही होता है ना। आप अपोजिशन को आप समझाइए। आप कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, पूरा का पूरा अच्छा खासा बजट का इस्तेमाल हो रहा है प्रचार तंत्र में, तशहीर में। आप तशहीर कीजिए, आप किसानों से बात कीजिए। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को, जो लोग भी वहां एहतजाज कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, इतना अच्छा पॉइंट उठाया। दो चीजें मैं आपको सामने कर दूं, दो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठा दिया। देखिए, सबसे पहले तो जब आप सरहद की बात करते हैं उसके ऊपर बहुत स्पष्ट है, हमने ये किसके खिलाफ बोला? हमने इसके खिलाफ बोला कि वहां से जब गोली चलती थी तो यहां से सफेद झंडा होता था और दिल्ली फोन करके पूछा जाता था कि क्या हम गोली चलाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। इस सरकार ने उनको, जितने सैनिक हैं उनको यह बोला कि अगर फोन करना है तो इसलिए फोन करो कि रसद और चाहिए। वहां से गोली आए तो उन्हें गोला दो, लेकिन पहली गोली खुद मत चलाओ। ठीक है। मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये आपसे पूछना था कि अपोजिशन में कोई भी होता है, अगर बीजेपी अपोजिशन में कभी रही थी तो क्या बीजेपी ने ऐसे मुद्दों को लेकर सड़क पे एहतजाज नहीं किया? सुनिए नहीं, क्या बीजेपी अपोजिशन का क्या काम है, आप मुझे बता दीजिए। सर, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। प्याज की जब बात आपने उठाई, मेरे को उसको कंप्लीट करने दीजिए। प्याज की बात आपने मेरा कहना किसी भी स्पेसिफिक चीज पे नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी मुद्दा ऐसा होता है जिसमें अपोजिशन को लगता है कि हम इस मुद्दे के सहारे अपनी खोई हुई साख आवाम में वापस हासिल कर सकते हैं, तो वो तो करेगी ना, चाहे आप अपोजिशन में हो चाहे कोई और हो। आप किसी रियासत में अगर आप अपोजिशन में है तो आप वहां वही रोल अदा कर रहे हैं। क्या बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में क्या धरने नहीं दे रही है? क्या वहां पर सड़कों पर नहीं आ रही है? सर, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं बिना अपनी बात कंप्लीट करे अगले पे नहीं जाऊंगा ना। बिल्कुल बोलिए। आपको बता, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि अपोजिशन अगर गुमराह कर रहा है तो आप समझाइए किसानों को। उसका हुआ ये कि प्याज की होल्डिंग एकदम लग गई कि होल्डिंग नहीं कर सकते। प्याज को लाया गया और दिया गया, और वो क्या हुआ, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इंपोज हुआ कि जी अगर दुगने से बढ़ जाएगा प्याज कीमत किसी चीज की तो एकदम रोक दिया जाएगा पेरिशेबल गुड्स में। तो ये दिखाता है कि ये कारगर है। लेकिन जहां तक आप हमारे प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हमने प्रदर्शन करा, हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए भी प्रदर्शन करा। तो क्या आज की तारीख में तमाम स्वामीनाथन की तमाम सिफारिशात लागू हो चुकी हैं? हमने, बताइए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि ये ऑलमोस्ट कवर्ड क्यों आ रहा है? ये व्हाई दिस ऑलमोस्ट? आज भी जो किसान के बड़े लीडर है वो यही कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की तमाम सिफारिशात को लागू किया जाए। जब आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए जब आप सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, तो आज अगर अपोजिशन करता है या वो उसका साथ देता है तो कहां गलत है? 9000 पेज की है क्या आपने? अरे साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 9000 पेज की रिपोर्ट है। जी। उस 9000 पेज की रिपोर्ट को हमने लागू करने की पूरी चेष्टा करी है। हर व्यवहारिक चीज को लागू कर दिया हुआ है। यहां तक कि एमएसपी का विषय जो है, पूरे देश में जमीन की कीमत एक नहीं हो सकती। तो जो फॉर्मूला सब जगह चलता है कि औसत
किस बटाई पे जो रेट जाता है उसको ले लिया जाता है, ताकि जितना बटाई पे रेट जाता है उतना तो उस किसान को जमीन के एवज में मिले। तो उसको इकट्ठा करके हमने उसको 1.5 गुना दिया है। तो मैं आज आपको आंकड़ा देता हूं। पिछले 4-5 साल में देश के अंदर खेती योग्य जो जमीन है उसका लगभग 1.25% के करीब उसमें कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि इंडस्ट्री, हाईवे सब कुछ बना, लेकिन एमएसपी में देने में पिछले 5 साल 6 साल के अंदर दुगने से ज्यादा की बढ़त हुई है। कहीं जगह दालों के अंदर तो 40 गुना की बढ़त हुई है। तो मध्य प्रदेश का डेटा कुछ और बताता है, मध्य प्रदेश की सूरत हाल कुछ और बताती है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, देखिए रमन मलिक साहब, मेरा सवाल सीधा है। आज भी वजीर ज़राअत ने पार्लियामेंट में कहा है कि अपोजिशन गुमराह कर रहा है किसानों को। तो अगर अपोजिशन गुमराह कर रहा है तो आप उसे जाकर समझा लीजिए, किसने रोका है? देखिए, मैं आज भी आपकी चैनल पे बड़े खुले मन से एक चीज बोलता हूं कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं, ये मेरे पास कॉपियां पड़ी हैं। जब भी कोई भी किसान नेता, विपक्ष का नेता इसको काला कानून कहना चाहता है, वो बिल्कुल काला कानून कह सकता है, क्योंकि देश का संविधान बोलता है आपको विरोध की आजादी है। लेकिन जब आप पंचायत करने जाए ना, तो ये तीनों कानूनों की कॉपियां सब में बांटें, एक एक पॉइंट पे लोगों को समझाएं कि ये कानून काले कैसे हैं। हमको तो आप नहीं समझा रहे हैं, हम बार बार आपसे पूछते हैं, आप नहीं समझाते। कम से कम किसान को तो समझाइए ये कानून काले कैसे हैं। क्योंकि लिखा काले से हुआ इसलिए काले है, या आपके समझाने की नीयत में कालापन है, या आपकी समझ में कालक है, मेरे को नहीं पता। लेकिन रमन साहब मुझे ये बता दीजिए, वो है जो एक मिनट, एक अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी का भी नाम ले लेता हूं, कितने उनके एमपीज हैं? तो हम उनके एमपीज कितने हैं? उनके कितने एमपीज हैं? और जो सत्ताधारी दल है आपकी पार्टी के कितने एमपी हैं? कहां पे आप कमजोर पड़ रहे हैं? आप समझाइए ना। आप अपने एमपीज को बोलिए कि वो जाकर समझाएं, अपने एमएलए को बोलिए जाकर समझाएं, अपने पार्षदों को बोलिए जाकर समझाएं। मैं बताता हूं सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूं। कहां क्यों नहीं समझा पा रहे जी? देखिए, सबसे पहले तो जो बात सबसे पहले बात है वो ये है कि जो नेगेटिव चीज होती है वो जल्दी फैलती है, लेकिन हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर भी एक चीज आपको बता देता हूं, इन तीनों कानूनों के अंदर जी, और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये तीनों कानूनों के अंदर की सिर्फ 5 खूबियां बता रहा हूं। पहला, किसान की जमीन के ऊपर कोई भी करार होता है वो किसान की जमीन के ऊपर नहीं हो पाएगा। किसान जब भी चाहे, दूसरा किसान जब भी चाहे। रमन मलिक साहब, मैं बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश करते हुए, जो हमारे दूसरे काउंटर पार्ट के दरअसल जो सवाल उनको करना था, थोड़ी ताखीर से जुड़ पाए हैं। अभिषेक दत्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के। रमन साहब ने लगातार ये बात कही। अभिषेक जी, आपका इस्तकबाल करते हुए सवाल यही है कि आज भी पार्लियामेंट में तीखी बहस हो गई, खून और पानी तक का जिक्र हो गया। सवाल यह है कि क्या रुख है कांग्रेस का? क्योंकि वजीर ज़राअत ने आज भी कहा है कि अपोजिशन जमात, खासतौर से कांग्रेस, किसानों को वर्गला रही है, गुमराह कर रही है। रमन मलिक हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के। उनका कहना है कि अपोजिशन जो है लगातार भ्रमित कर रही है किसानों को। आप क्या कहते हैं, क्या रुख है आपका? 11 मीटिंग किसान यूनियन के साथ कांग्रेस से तो नहीं करी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने खुद करी है। पॉइंट, इनके खुद के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं आज अपनी विधानसभा में अपना प्रोग्राम नहीं कर पाते। इनके विधायक घर के बाहर नहीं निकल पाता। मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि अपने सांसदों को और विधायकों को बोलो कि किसानों को समझाएं। मैं तो चाहता हूं कल सुबह इनके विधायक और जो इनके सांसद हैं वो लोगों के बीच में जाएं। आप छोड़ो, अपने विधानसभा और अपनी लोकसभा के लोगों को जाके समझाएं। आज की डेट में इनके विधायक पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। इनके खुद के साथ के दल इनको छोड़ चुके हैं। 190 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इतने लोग वहां ठंड में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। 6 महीने से वो पूरे पंजाब में, हरियाणा में धरने पे थे। जो अरेंजमेंट कराया उससे हुई ना। रमन मलिक जी, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, और सारी चीजें हम करा रहे हैं, तो आप सत्ता छोड़ दीजिए। अगर आप अभी भी ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ का भी और मियां खलीफा का भी। देखिए, यहाँ का भी और मियां खलीफा का भी अरेंजमेंट आप कर रहे हैं।
अरे रमन भाई, आपको मियां खलीफा की इतनी चिंता है तो आप उसको जाके सर्च करिए ना। यहाँ हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप किसानों की बात कीजिए, मियां खलीफा की बात करनी तो संबित पात्रा से कीजिए, मुझसे मत कीजिए, मुझसे किसानों के बारे में बात कीजिए। ये जो आपका जो भारतीय जनता पार्टी, आप नींद में भी राहुल जी करते हैं, राहुल जी आपका आइडिया क्या है? इंटरेस्ट है उनका, देखिए उन्होंने तो नाम तो आप ले रहे हैं, नाम तो आप ले रहे हैं इस डिबेट में, उसका नाम तो आप ले रहे हैं ना। आप देखिए प्लीज टॉक ऑन मैं थोड़ा आपकी इजाजत से, हालांकि दो रुख है, आप दोनों को अपनी बात करनी, लेकिन रमन मलिक जी अभी जो आप इस कानून के अच्छे पॉइंट सुना रहे थे और आप ये कह रहे थे कि अपोजिशन या किसान या कांग्रेस हमें इसकी गलत बातें बता के दिखाए, इस पे कहां कमियां है वो बता के दिखाए, बताइए क्या सवाल आपका? जवाब देने के लिए मौजूद है अभिषेक दत्त। हाँ बताइए, इनसे पूछे ना, सवाल पूछे। इनको तो मियां खलीफा की चिंता हो रही है, मैं बोल रहा हूं जिसको काला कानून कह रहे हैं ना, ये तीनों कानून को, इसको 5 बुरे पॉइंट बताओ मेरे को, जो इसके और प्रावधान के साथ बताना कि इस कानून के इस प्रावधान में ये नंबर पॉइंट ऐसे गलत है। सुनिए मैं आपको 8 बुरे पॉइंट बताऊं इसके। देखिए आपने 5 पूछा था, अभिषेक जी आपको 8 बताना चाहते हैं, सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी बताइए। सबसे पहला कानून, बट ये बताएंगे कौन से कानून का कौन सा सेक्शन, ऐसे नहीं बोल रहा, कौन से कानून का कौन सा सेक्शन बताइए, मैं भी लेकर बैठा हूं। आज सुन लीजिए जी रमन जी, सबसे पहले तो अपनी किताब खोल लीजिए कानूनों के सब सेक्शन की, और मैं आपको आपका इतिहास बताना शुरू करता हूं, मुझे टोकिएगा मत बीच में। सबसे पहले मैं सम्मान करता हूं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का। कुछ ऐसे इनके पार्टी के लोग थे जो किसानों के लिए सोचते थे। 5 जून 2020 जब इस देश में आपद आ रखी थी, आप बैक चैनल से काला कानून लेके आते हैं। क्या है वो काला कानून, मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ आपके उद्योगपति दोस्तों की मदद करने के लिए कुछ लोगों के आप मॉल्स, कुछ के बड़े बड़े सेंटर्स पानीपत नहीं चाहिए, पॉइंट बताओ, इतना टाइम चैनल के पास नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है, अरे मुझे पता है मलिक साहब सुनिए, अरे मलिक साहब सुन लीजिए, मलिक साहब सुन लीजिए, मुझे पता है आपको मियां खलीफा की चिंता हो रही है, मुझे पता है आपका ध्यान वहां पे, रुक जाइए 2 मिनट यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ काले कानून क्या है। आप लोग किसानों को राहुल गांधी ने करी थी मियां खलीफा, आपको यहाँ से संबित पात्रा जी को इसके बाद वो क्या करता है सामने आ गया आपको। अरे भैया आ जाइए, किसानों पे आ जाइए, चिंता मत कीजिए। आप इतने क्यों घबरा रहे हो? आप तो ऐसे घबरा रहे हो, पता नहीं मैंने क्या पोल खोल दिया आपकी। मत घबराइए, बात सुनिए। सबसे पहली बात, 11 बार आपने किसानों से मीटिंग करी, आपने अपने प्रावधानों को चेंज करा। सबसे पहले आपने बोला कि कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। भाई क्यों नहीं जा सकता? फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं बोलो कानून के पॉइंट बताओ, आप अपने राजधानी सुनाओ, मत सुनाओ, कानून के पॉइंट बताओ। मैंने 5 पूछे थे वो बता दो। वकील साहब जी सुन लीजिए, मैं आपको 8 बता रहा हूं, आप गिनती शुरू कर दीजिए। पहले सुन लीजिए, आप चाहते हैं कि जो हमारा एक्ट पहले था, अरे बताओ ना, केवल और केवल भाषण में तो ये बताओ इस कानून का ये पॉइंट है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि सुनना आप चाहते नहीं, बोलने आप देंगे नहीं। आपके प्रॉब्लम ये है, आपको ये पता है कि दीप सिद्धू को लाल किले में कैसे घुसा के बाहर निकालना है, आपको ये नहीं पता किसानों की मदद कैसे करनी है, आपको ये पता है कि सनी देओल के साथी भल्ला को कौन लेके था, कैसे कराना है, आपको काम नहीं पता। भल्ला को कौन लेके गया था? भल्ला को किसने भेजा था? जीजे ने। कौन है भल्ला भाई? आप ये बताओ। अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी यहाँ पे फिर विषयांतर हो जा रहे हैं, हम मौजूद से भटक जा रहे हैं। आपको पॉइंट्स बताने थे, फटाफट आप 8 बुरे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि वो आप बताइए, क्योंकि रमन जी वही पूछ रहे हैं आपसे। जून के अंदर, देखिए मैं बता रहा हूं, जून के अंदर आपदा के बीच में आपको क्या जल्दी थी कानून लाके अध्यादेश लाने की? पहला पॉइंट। अरे फिर जून, इस कानून की बुराई तो नहीं हो सकती ना, इस कानून का नुस्ख तो नहीं हो सकता। हो सकता है, देखिए आप एक बात को समझिएगा, कानून में कमी क्या है, इससे क्या नुकसान किसानों को हो रहा है और क्यों कांग्रेस उसका साथ दे रही है किसानों का इस मुतालबे में, ये बताइए। पहले कानून की कमी यह है कि जो पहले जो स्टॉकिंग सरकार करती थी, आपने अंबानी जी को और अदानी जी को इसकी परमिशन क्यों दे दी? अब अंबानी जी और अदानी जी इस देश में रेट डिसाइड करेंगे क्या? सरकार डिसाइड करेगी? आप बताइए, क्या जल्दी थी? बड़े बड़े इस पे जवाब लेता हूं, इस पे जवाब लेता हूं। रमन मलिक जी इस पे जवाब चाहिए, इस पे जवाब दीजिए रमन मलिक जी। जवाब देता जाता हूं। जी बोलिए।
हाँ, एक एक दीजिएगा। और सबसे पहले बताइए, हाँ, रमन मलिक जवाब दीजिए। चीफ मिनिस्टर से सुरजेवाला जो थे वो उद्योग मंत्री थे हरियाणा के, तब उन्होंने क्या करा कि अदानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, स्टोरेज का सिलॉट बनवाया अपनी विधानसभा में। अब अदानी ने ये भी दे दिया क्लियरिटी कि रिटर्न दिया है, सुन लीजिए सर, कि हम कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आ रहे, हम सिर्फ एफसीआई के साथ भंडारण में। लेकिन फिर भी जो आपने पॉइंट उठाया वो मैं बता दूं, अभी मैं प्याज का एक आपको बता रहा था, इस ऑर्डिनेंस आने के बाद जब प्याज की रेट बढ़ी तो एकदम भंडारण की सीमा के ऊपर प्रतिबंध लग गया और प्याज मंगवाया भी गया और रेट नीचे भी गया। लेकिन इसमें क्या हुआ वो भी आपको बता दूं, महाराष्ट्र में 8.70 रुपए प्याज खरीदा गया और देश के अंदर 80 रुपए से ऊपर बेचा गया। तो ये जो बीच के गोरख धंधा था, इसको रोकने के लिए एक कानून को लाया गया ताकि सप्लाई चेन और रेट कांस्टेंट बने रहे, क्योंकि ये कानून ये कहता है कि अगर पेरिशेबल गुड दो गुना हो जाए या नॉन पेरिशेबल गुड 1.5 गुना हो जाए तो सीमाएं जो हैं भंडारण की वो स्वतः लग जाएंगी। अभिषेक जी जवाब दीजिए। ऑटोमेटिक रूप से लगा दिया जाता है। ये रेट्स में जो फ्लक्चुएशन था उसको कंट्रोल करने के लिए एफडीआई के साथ जो बता रहे हैं रमन मलिक जी की किसी और गोडाउन को बनाया जा सकता है, ये एक तरह से वहां पर इजाजत है। जवाब दीजिए। आज तक देश में कभी भी किसी प्राइवेट कंपनी को जमाखोरी की इजाजत नहीं दी गई थी। पहली चीज, इस कानून के बाद आप ये चाह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दे दी जाए, और हमेशा आप लोग बात करते हैं किसानों की, किसान अपना अनाज, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए भैया, मेरे को बोलने दीजिए। आप हमेशा बात करते हैं किसान अपना सामान, अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में 80% से ज्यादा किसान जो है वो 5 एकड़ से कम पे फसल उगाते हैं, और उसमें से 86% 2 एकड़ से कम में करते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। आप में से किसी एक को थोड़ी ताखिर आने में हुई थी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। 30 सेकंड में दोनों को देता हूं। 30 सेकंड में आपको जो डिफेंड में कहना है आप बताइए, 30 सेकंड में आप जो बताना चाहते हैं कमियों के तौर पे आप बताइए। मालिक जी आपको पहले शुरू करता हूं, 30 सेकंड प्लीज, वक्त कम बचा है। पहले भाई मेरे अभिषेक दत्त जी, नहीं पहले आप बता दीजिए, फिर उनसे जवाब ले लेंगे प्लीज। 30 सेकंड बोल रहा हूं, मैं अभिषेक जी को समय दे रहा हूं कि वो पहले कर लें क्योंकि वो लेट आए, मैं उनको पहले मौका दे रहा हूं, बताएं। चलिए आप बताइए क्या नेगेटिविटी है इसमें। अभिषेक जी। मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले मुझे मौका देने का, और मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बात अपनी पार्टी के आला कमान तक लेके जाएंगे। आज देश के अंदर पहला ऐसा आंदोलन है देश की आजादी से लेके अब तक जहां 190 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आज तक कभी भी हमारी इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस किसान विरोधी कानून को तुरंत वापस कीजिए, किसानों से बात कीजिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन कीजिए, राज्यसभा में डिस्कशन कीजिए, और जो भी किसान यूनियन प्रावधान आपसे मांग रही हैं आप उनकी बातों को सुनिए। आप माईवे और हाईवे की कहानी में मत जाइए, ये कोई जिद की लड़ाई नहीं है, ये हमारी अन्नदाता की सम्मान की लड़ाई है। और एक लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 70 से ज्यादा दिन इन किसान भाइयों को दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हो गए हैं। आपके किसी भी थाने में उनके खिलाफ एक छोटी सी भी कंप्लेंट नहीं है कि इन लोगों ने किसी से बदसलूकी करी हो। तरीके से बॉर्डर पे ठंड में लोग बैठे हैं, इंसानियत जगाइए और उनकी मदद कीजिए, और क्या सही क्या गलत है इस पे चर्चा कीजिए। आपके कहने से गलत चीज सही नहीं हो पाएगी, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे पास अब वक्त नहीं है, माजरत चाहूंगा, लेकिन जिन दोनों ने आप दोनों जो बातें करनी थी की हैं, ये भी एक अहम पॉइंट है कि 11 दौर की बातचीत सीधे इन किसान यूनियनों के बीच और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो वुज़रा हैं, उनके बीच हुई है, और बातचीत भी शायद आगे बढ़े और बातचीत के जरिए ही हल हो जाए मसला। सब इसी की तमन्ना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आदाब।